इस देश में जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के गुलामी के समय 14 अगस्त 1947 को इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को इस तरह के अवसर और अधिकार प्राप्त नहीं थे जैसे आज हैं। 14 अगस्त को हम लोग इस देश में अंग्रेजों के अधीन थे। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन 16 अगस्त 1947 को बहुत अलग तरह के परिवर्तन लोगों की जिंदगी में नहीं हुए। परिवर्तन को इस तरह समझिए कि 14 तारीख को जिसकी जेब में 100 रुपए थे, आज़ादी के बाद 16 तारीख को भी उसकी जेब में 100 ही रुपए थे। 14 तारीख को जिस पे एक गज जमीन नहीं थी, आज़ादी मिलने से ऐसा नहीं कि 16 तारीख को उसके पास 100 बीघे जमीन आ गई थी। 14 तारीख को जो नौकरी नहीं करता था, जिसके पास रोजगार उद्योग धंधे नहीं थे, 16 तारीख को भी उसके पास रोजगार नौकरी उद्योग धंधे नहीं आए। असल परिवर्तन इस देश में आया जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू हुआ, जो संविधान हर तरह की गैर बराबरी को खत्म करता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो। वो संविधान जो मानव को एक समान बनाता, वो संविधान जो मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी लोकसभा का चुनाव लड़ने की आजादी देता है, और गांव में रहने वाले मजदूर को भी, उसके बच्चे को भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने की आजादी देता। ये एक इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, जैसे हमने सुना कि ये युग आया, वो युग आया, वो युग आया, लेकिन एक ऐसा युग भी आया संविधान का जिससे गरीबों को भी आगे बढ़ने का, पढ़ने का, रोजगार करने का, नौकरी करने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। याद करो, संविधान से पहले पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैन, विश्वकर्मा, निषाद, मल्ला, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बन सकता था। तब तो एक ही अधिकार था। आजादी से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और कहते थे कि रानी का बेटा ही राजा बनेगा। रानी के पेट से जो संतान पैदा होती थी वही राज करती थी, बाकी लोग गुलामों जैसा जीवन जीते थे। राजा जो कानून बनाता था, जो उंगली उठा देता था, वही कानून बन जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट चीर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आज के बाद रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। दुश्मन भी इस बात को समझ रहा था। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, दुश्मन बड़ा षड्यंत्रकारी है जो लंबे समय से शासन करता आ रहा है, उसके मन में भी ये बात थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था बना दी है, इसके बाद तो इनका गरीबों कमजोरों का राज आ जाएगा। आप राज कैसे करोगे? बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, दुश्मन ने समझदारी से इसका तोड़ निकाला। दुश्मन ने कहा इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। और बाबा साहब लंबे समय तक समझाते रहे, राजकाज उस तरह से नहीं आया, क्योंकि जो वोट तैयार हुआ था उसको दुश्मन पैसे से खरीद लेता। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं था और उनको घर चलाने के लिए जरूरत थी। जब जब वो अपने वोट का प्रयोग करने के बारे में सोचते, दुश्मन 4 दिन 6 दिन पहले आ जाता और ये कहता वोट से क्या बदलेगा, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पैसा ले लो, हमें वोट दे दो। लंबे समय चलता रहा और बाबा साहब समझाते समझाते चले गए। 18 मार्च 1956 को उन्होंने एक भाषण दिया आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जो मैं करना चाहता था उसका एक हिस्सा भी नहीं कर पाया। और उन्होंने ये भी कहा मुझे और आपको कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार, आरोप, मुसीबतें, कठिनाइयां सह के अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके मैं इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते, इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। लेकिन बाबा साहब तो 56 में चले गए और 10 साल कारवा रुका रहा। 10 साल बाद DRDO के एक साइंटिस्ट जो पंजाब में जन्मे, क्लास 1 के अधिकारी मान्यवर काशीराम साहब अपनी नौकरी कर रहे थे। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब ने उनको एक किताब दी, जिस किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। और उन्होंने कहा कि आज ये कोट आपने पहना है साहब, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मान्यवर काशीराम साहब कहने लगे कि भाई ये तो मेरी पढ़ाई से मुझे कोट मिला है। उन्होंने कहा साहब ऐसा नहीं है,
आप इस देश की व्यवस्था को नहीं जानते। एक बार ये किताब पढ़ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि कुर्सी पे बैठने का अधिकार और कोट पहनने का अधिकार आपको आप स्वयं मिला है, या इसके लिए किसी महापुरुष ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। और हुआ भी ऐसा ही, जब काशीराम साहब ने उसी रात में 3 बार रिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी तो रो पड़े, चिल्ला पड़े, दुखी हो गए और अगले दिन सुबह अपनी नौकरी को लात मार दी। उन्होंने कहा बाबा साहब तो मुझे शासक बना के गए थे, मालिक बना के गए थे, मैं तो समझ ही नहीं पाया नौकर चाहे क्लास 1 का हो या क्लास 4 का, वो नौकर होता है। मैं इस देश में नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं इस देश में राजकाज लेके आऊंगा। और वो गली गली घूमने लगे, लोगों को समझाने लगे। जब मान्यवर काशीराम साहब मेरी तरह गांव गांव गली गली जाके लोगों को समझाते तो लोग उनको कहते कि ये काशीराम ने तो अपनी नौकरी छोड़ दी है, इसने तो ये काम ले लिया है लोगों को समझाने का। भाई हमें तो अपना काम है, हमें तो मेहनत मजदूरी करनी है, हमें तो अपने बच्चों का पेट पालना है। लेकिन काशीराम साहब डरे नहीं, लगातार समाज को समझाते रहे। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात समझाई, जो बाबा साहब के दिल में टीस रह गई थी, उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी। वोट को बेचना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। अगर आप वोट को बेचोगे तो दुश्मन के हाथ में हथियार दे दोगे, इस हथियारों से आपके बच्चों के अधिकारों का कत्ल होगा और आप इस देश में फिर से गुलाम बन जाओगे। उनकी बात को समाज ने मान लिया, उनकी बात पे समाज ने भरोसा कर लिया और समाज उनके साथ उठ खड़ा हुआ। एक ऐसी आंधी भी आई कि जिनको कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता था, उनका मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में बना। एक ऐसी आंधी भी समाज के सहयोग से पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ और वो पहली आंधी यहीं से नगीना से चली, बिजनौर से चली, जिसमें आपने यहीं से पार्लियामेंट भेज के इसी धरती ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार चीफ मिनिस्टर हमारा बनाया। लेकिन दुश्मन तो बहुत तेज है। दुश्मन की निगाह इस बात पे पड़ गई कि पहले तो हम इनके वोट को नोट से खरीद रहे थे, मान्यवर काशीराम साहब का नाम का आदमी आया, इन्होंने तो लोगों को वोट बेचना बंद करवा दिया। अब तो ये अपनी वोट का सही प्रयोग करने लगे। उसने फिर षड्यंत्र किया और षड्यंत्र इस बार कमाल का था, वो मशीन ले आया। अब उसने कहा वोटों की चोरी करने की जरूरत नहीं है, वोटों खरीदने की जरूरत नहीं है, आप वोट किसी को डालो, वोट हमारे खाते में आएगा। और ईवीएम से वोट की चोरी होनी शुरू हो गई। दुश्मन बड़ा चालाक था, वो जानता था कि अगर मान्यवर काशीराम साहब इसी तरह आंदोलन चलाते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर मान्यवर काशीराम साहब बनेंगे। उनको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास खोने का कुछ नहीं था। आज के नेताओं को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स पकड़ लेती है, मुकदमे जेल पकड़ लेती है, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब तो जान को दांव पे लगा के गली गली घूम के समाज को तैयार कर रहे थे। इतने बड़े नेता बन गए, लेकिन जरा सा भी उनके अंदर अहंकार नहीं आया। उसका परिणाम ये हुआ कि ईवीएम से वोट की चोरी होने लगी। और मान्यवर काशीराम साहब 2006 में समाज को समझाते समझाते चले गए। उसके बाद उनकी बात को मान के जो उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को नहीं रुकने देते, उनके चेलों ने इस बात को कमर को कस लिया कि अब हमें मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा करना है। और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने भी, समझदार लोगों ने भी मशीन के खिलाफ लड़ाई लड़के और वीवीपैट उसमें लगवा दी कि वीवीपैट के जरिए हमें पता लग जाएगा हमारे वोटों की चोरी तो नहीं हो रही है। और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन दुश्मन बड़ा तेज है। उसने सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा दिया कि वीवीपैट से उन्हीं की गिनती होगी जहां दूसरे नंबर का व्यक्ति ऑब्जेक्शन करेगा। अब पूरे देश में तो हम दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है, तो हुआ ऐसा कि हमारी उस वोट का फायदा भी हमें नहीं मिलने लगा। आज हालात ऐसे हैं, पिछले 3 महीने से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। पूरी आशा उम्मीद है, चीफ जस्टिस भी बड़े मजबूत हैं कि इस बार ईवीएम से जो वोट की चोरी हो रही थी वो रुक के चुनाव बैलेट पेपर से होगा। इस बात की तैयारी भी इस बार बड़े पैमाने पर चल रही है। और साथ साथ एक और चीज हमने बात लिख के दी है हमारे साथियों ने कि अगर आप ये कहते हैं समय कम है, ईवीएम द्वारा बैलेट पेपर की व्यवस्था नहीं हो सकती, बैलेट पेपर चुनाव नहीं हो सकता, तो हमने उनको दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है वो मशीन में गिरने की बजाय हमारे हाथ में आ जाए। हम ये देख लें जिसको वोट दी थी उसको गई या नहीं गई, और फिर उस पर्ची को हम लोग एक बॉक्स में, बैलेट बॉक्स में जमा कर दें
और आप मशीन से मत गिनना, आप हमारी पर्चा गिन देना। हम लोग वोट देके 5 साल इंतजार करते हैं और महसूस करो, ये बात आपकी समझ में आएगी। जो फर्स्ट फेज में वोट देगा उसकी गिनती भी आखिरी फेज के बाद होगी। यानी कि अगर हमारे यहाँ फर्स्ट फेज